हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चैप्टर है आपका निर्धनता एक चुनौती, यानी कि गरीबी हमारे देश के सामने किस प्रकार से एक चुनौती के रूप में खड़ी है। इस चैप्टर को मैंने आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा दिया है। एक्सप्लेनेशन पार्ट्स कंप्लीट हो गया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब बारी आती है किसकी? रिवीजन की। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उसके बाद एक बार रिवीजन तो कंपलसरी है ही, क्योंकि बिना रिवीजन के क्या होगा? आगे पाठ पीछे सपाट। ये बात तो आपको पता है ना, भूल जाओगे सब कुछ। इसलिए जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तुरंत रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, जैसे कि क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और वैदिक मैथ्स। और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी ज़रूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक लिंक दी है, क्लिक करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, जानकारी खत्म, काम शुरू किया जाए। चलिए, तो आपके लाइक शेयर के साथ शुरू होगा आज का ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का ये सेशन। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सबको बुला लो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए, तो सबसे पहले इसका परिचय देख लें कि आखिर कौन कौन सी बातें गरीबी के अंतर्गत आती हैं और हमें कौन कौन सी बातें जाननी हैं। तो देखें, निर्धनता के दो विशिष्ट मामलों की यहाँ पर बात कही गई है। पहला है शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता, यानी कि गरीबी के यहाँ पर प्रकार बताए गए हैं कि शहरों में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है और गाँव में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है। फिर क्या है? फिर है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने किस तरीके से निर्धनता को देखा, किस तरीके से निर्धनता की, गरीबी की माप करी। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे सामाजिक अपवर्जन, फिर पढ़ेंगे हम असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी के बारे में। फिर निर्धनता के अनुमान, निर्धनता का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, कैसे मापा जा सकता है, इसको जानेंगे। फिर जानेंगे असुरक्षित समूह, जो इनसिक्योर ग्रुप हैं, कौन गरीबी के दायरे में भविष्य में आ सकते हैं, जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके बारे में। फिर अंतर्राज्यीय असमानताएं, यानी कि हमारे भारत देश के जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें सभी जगह एक सी गरीबी नहीं है। गरीबी अलग अलग प्रकार की वहां देखी गई है, किसी राज्य में कम तो किसी राज्य में ज्यादा। क्यों, क्या और कैसे, ये जानेंगे चैप्टर के अंदर। फिर वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, ये तो हमने भारत देश के अंदर की बात कर ली। फिर पूरे विश्व में गरीबी को कैसे देखा जाता है, विश्व के आंकड़े कैसे निकल के आते हैं, विश्व के किन देशों में कम और ज्यादा गरीबी मौजूद है, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि आखिर ये जो पूरे दुनिया में गरीबी है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की, उसके कारण क्या हो सकते हैं। ठीक, कारण जानेंगे। फिर गरीबी को दूर करने के जो कारण हैं, उनसे मुक्ति कैसे मिल सकती है, उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, तो निर्धनता निरोधी उपायों को जानेंगे। फिर गरीबी के कारण निकट भविष्य में जो चुनौतियां हमें देखने को मिलेंगी, उनके बारे में जानेंगे। ठीक, क्लियर? तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से, तो ध्यान से सुनना। रिवीजन वाला पार्ट है, पूरा रिवीजन मैं आपको इस चैप्टर का करा रही हूँ, सब कुछ कवर होगा, कहीं जाना नहीं है, बने रहना है। और मात्र 1 घंटे में एक सिंगल शॉट में आपको ये पूरा रिविजन कराया जाएगा, सारी चीजें रिकॉल होंगी, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये गरीबी है क्या, निर्धनता किसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति जिसके जीवन के लिए जो उसकी बेसिक नीड्स हैं,
मूलभूत आवश्यकता है, न्यूनतम आवश्यकता क्या हो सकती है? रोटी, कपड़ा, मकान, वो तक उसको अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या है, उतना पर्याप्त पैसा वो नहीं कमा पा रहा है। आय अर्जन का मतलब क्या है कि उसकी इनकम उतनी नहीं हो पा रही है, तो वो क्या गरीब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, ये तो हो गई गरीबी की परिभाषा। अब क्या जानेंगे? अब जानेंगे निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। देख लेते हैं इसको भी। निर्धनता के दो विशिष्ट मामलों में क्या क्या आ जाता है? तो पहला तो आ जाता है आपका शहरी निर्धनता। क्या आ जाता है? पहला आ जाता है शहरी निर्धनता और दूसरा आ जाता है ग्रामीण निर्धनता की। शहरों और गांवों में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है। ठीक, तो शहरी क्षेत्र में कौन से व्यक्ति गरीब दिखे जाते हैं? ठीक है, तो देखें शहरी क्षेत्रों में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, मोची फेरी वाले, मोची यानी कि जो जूते चप्पल सुधारने का काम करते हैं, फेरी वाले जो अपनी बाइक से या साइकिल से गली मोहल्लों में सामान बेचने जाते हैं। ठीक है, निम्न मजदूरी पाने वाले, मजदूरी तो करते हैं लेकिन बहुत कम पैसा मिलता है, ऐसे श्रमिक, ऐसे मजदूर, ये सब आते हैं। तो इनके पास भौतिक परिसंपत्तियां नहीं होती। भौतिक परिसंपत्तियां जैसे कि खुद का मकान नहीं होगा, घर नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, घर के अंदर जो आवश्यक चीजें होती हैं वो नहीं होगी। ठीक है, और ये अक्सर झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं। मलिन बस्तियां यानी कि गंदी बस्तियों में रहने को ये मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में ये पेशेवर व्यक्ति जो हैं गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। फिर हम बात करें ग्रामीण निर्धनता की। गांव के क्षेत्र में गरीबी कैसे होती है? तो गांव के क्षेत्रों में वो व्यक्ति जो भूमिहीन किसान हैं, जिनकी स्वयं की भूमि नहीं है, एक वो खेती हर मजदूर, ठीक है, खेती में काम करने वाले मजदूर, उनकी खुद की खेती नहीं है, दूसरे की खेत में जाकर वो मजदूरी किया करते हैं। और लघु एवं सीमांत किसान आदि, अब ये कौन से होते हैं? वे किसान जिनकी भूमि तो है लेकिन जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से भी कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम है जिनकी भूमि। ठीक है, ये सब आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता में, गरीबी में। ठीक, अब ये दो बातें तो हमने जान ली कि गरीबी क्या होती है और गरीबी के दो विशिष्ट मामले भी हमने जान लिए कि शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता। ऑलराइट, अब गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी के चक्र में आदमी कैसे फंसता जाता है? क्या होता है? दुष्चक्र यानी कि बुरा चक्र। गरीबी क्या है? एक तरीके की बुराई है। अब कोई व्यक्ति कैसे गरीबी का शिकार होता जाता है, होता जाता है और उससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो देखें, गरीबी के दुष्चक्र से अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति की स्थिति से है। स्वचालित शक्ति, इसको कोई दूसरा कंट्रोल नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक चल रही है। स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक ही चल रही है। ठीक है, जिसमें कुछ तत्व ऐसे सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप में संबंधित होते हैं। कुछ एलिमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि कुछ इस तरीके से एक दूसरे से संबंधित होंगे। यानी कि एक चीज की कमी है, मान लो इस चीज की कमी है, ये है ए बी सी डी ई। मान लो ए चीज की कमी है तो उसका असर बी पे पड़ेगा, बी का असर सी पे पड़ेगा, सी का असर डी पे पड़ेगा, डी का असर ई पे पड़ेगा और ई का असर फिर से ए पे पड़ जाएगा। यानी कि बात वहीं आके रुक जाएगी और फिर से वही साइकिल चलता ही रहेगा। ऑलराइट, इतनी बात हो गई क्लियर। तो जिसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा? जिसका परिणाम लगातार गरीबी, गरीबी और गरीबी निकल के आएगा और कम विकास होगा। जब गरीबी होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा? अल्प विकास यानी कि कम विकास। ठीक, फिर एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है नक्स। उन्होंने गरीबी के दृश्य की व्याख्या गरीबी के रूप में कुछ इस तरीके से की है। कैसे करी है? तो इनका क्या कहना है, नक्स का क्या कहना है कि गरीबी का दुष्चक्र बताता है कि चक्रीय रूप में जुड़ी शक्तियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती हैं। ये जो चक्र मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको गरीबी के चक्र का एक एग्जाम्पल बताया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि चक्रीय रूप में जुड़ी शक्तियां ये जो हैं, ये क्या हैं? एक दूसरे से ये चक्रीय रूप में ही तो जुड़ी हुई हैं।
क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्रिया तथा प्रतिक्रिया करती हैं कि गरीब देश सदैव गरीबी की अवस्था में ही रहता है। एक चीज की अगर कमी है तो उसका असर दूसरी पे, दूसरी का असर तीसरी पे, तीसरी का असर चौथी पे, इस तरीके से बढ़ता ही जाएगा और ये सर्कल चलता ही रहेगा, ये साइकिल घूमता ही रहेगा। क्लियर? अब क्या है देख लेते हैं। तो गरीबी के दुष्चक्र कई प्रकार के होते हैं, उनमें से दो प्रमुख हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात है, दो आपको साइकिल यहां पर दिए हुए हैं, का और खा। अब इनमें किस चक्र में क्या डिफरेंस है और कैसे ये साइकिल चलता रहता है वो देखते हैं। तो देखो भाई, यहां पर लिखा है कम बचत, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है, कम मांग। ठीक, क्लियर है ये बात? तो देखो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी देश की या किसी व्यक्ति की आय ही कम है, इनकम कम है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस कंसेप्ट को। ठीक, पहले यहां पर सुनिएगा कि किसी व्यक्ति की इनकम ही बहुत कम है, किसी व्यक्ति की आय बहुत कम है, तो क्या वो उतना खर्च कर पाएगा? नहीं। क्या वो उतनी बचत कर पाएगा, यानी कि सेविंग्स कर पाएगा? नहीं। सेविंग्स नहीं होगी तो क्या होगा, उसके पास कैपिटल जमा नहीं हो पाएगी, पूंजी जमा नहीं हो पाएगी। पूंजी जमा नहीं होगी तो वो डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पैसा ही नहीं है तो दूसरी चीजों में कैसे लगाएगा। पैसा नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि फिर से इनकम कम होगी। तो सारी की सारी चीजें कहां पर डिपेंड करती हैं, ये जो नीची वास्तविक आय है, यानी कि कम आय है, किसी भी व्यक्ति की ये जो कम आय है उस पर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब कम आय है तो बचत कम होगी कि नहीं होगी? ठीक है, कम आय है तो बचत कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कम बचत है, कम निवेश होगा, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कम होगा। बचत का मतलब होता है सेविंग्स, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पूंजी की कमी होगी, लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी है तो विकास कम होगा, विकास कम होगा, निम्न उत्पादकता होगी, निम्न उत्पादकता यानी कि कम प्रोडक्टिविटी होगी तो कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा फिर से कम बचत होगी, और ये साइकिल राउंड में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। फिर वही बात यहाँ पर है, कम वास्तविक आय है। अब व्यक्ति के पास पैसा ही उतना नहीं है तो डिमांड क्या उसकी ज्यादा हो सकती है? नहीं होगी, तो कम मांग है। अब जब मार्केट में कम मांग है तो निवेश भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कारखाने हैं, उनमें क्या होगा? कम इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड ही उतनी नहीं है। कम डिमांड है, कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम प्रोडक्ट बनेंगे तो उनकी भी पूंजी जो है कम होगी। ठीक है, क्योंकि उतनी उत्पादकता ही नहीं है, पूंजी कम, अल्प विकास यानी कि कम प्रोडक्टिविटी, और ये साइकिल भी राउंड में चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और ये क्या है? ये है गरीबी का दुष्चक्र। ऑल राइट, अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि चित्र का दर्शाता है कि एक अल्प विकसित देश में कुल उत्पादन कम होता है। ठीक है, ये अल्प विकास है तो कुल उत्पादकता इसकी कम होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक आय भी कम होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, इसी कारण लोग कम बचत करेंगे, बिल्कुल कम बचत करेंगे, कम बचत करेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम इन्वेस्टमेंट होगा तो पूंजी की कमी होगी, और ये साइकिल जो है चलता रहेगा, और कम पूंजी निवेश वाले देश सदैव अल्प विकसित रहेंगे, और ये प्रक्रिया चक्रवत चलती ही रहेगी। और इसी तरीके से चित्र खा में भी दिखाया गया है कि अल्प विकसित देश की उत्पादकता कम है, उत्पादकता कम है तो लोगों की वास्तविक आय कम है, नीची वास्तविक आय यानी कि कम वास्तविक आय है, कम वास्तविक आय है तो बाजार छोटा होगा यानी कि मांग में कमी होगी, कम इन्वेस्टमेंट होगा, कम इन्वेस्टमेंट के कारण फिर से पूंजी कम बनेगी। क्लियर? पूंजी कम है यानी कि फिर से अल्प विकास होगा, और ये साइकिल फिर से इसी तरीके से चलता ही जाएगा। क्लियर है बात? क्या कहते हो?
फटाफट से जल्दी से बताना है। कोई डाउट है, कोई समस्या है, कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। चला जाए आगे। हाँ जी, तो जल्दी से चेक करो कि लाइक शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, चैनल सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाया है कि नहीं दबाया है। जल्दी ये काम करना है। चलिए अब देखें सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखें सूचकांक द्वारा गरीबी की माप। सूचकांक के द्वारा गरीबी को कैसे मापा जाता है, तो चूंकि गरीबी के अनेक पहलू हैं, कई तरीके से मापा जा सकता है, अलग अलग प्रकार की गरीबी होती है, हमने ये भी देखा है। तो सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो देखें सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग स्तर से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? आय और उपभोग स्तर से संबंधित होते हैं। ठीक है, दो आधार पर गरीबी को मापा जाता है। पहला क्या होता है? आय, और दूसरा क्या होता है? उपभोग। इन दो स्तर पर ही गरीबी को मापा जाता है कि किस व्यक्ति की इनकम कितनी है और वो व्यक्ति कितना भोजन कर पा रहा है, यानी कि कैलोरी आधारित माप होती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अगली बात क्या कही है कि गरीबी को निरक्षरता स्तर माना जाता है। जो व्यक्ति गरीब है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, रोटी कपड़ा मकान को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो शिक्षा में कैसे जो है पैसा लगा सकता है, यानी कि शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता है, कैसे खर्च कर सकता है शिक्षा में। ठीक है, तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं प्रायः कम पढ़े लिखे माने जाते हैं, या फिर क्योंकि उनको शिक्षा के अवसर ही नहीं मिल पाते हैं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्लियर। फिर कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी। अब कुपोषण आप कहेंगे, कुपोषण का मतलब क्या है? यानी कि जिनको पर्याप्त भोजन ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उतना पोषण युक्त आहार ही नहीं मिल पा रहा है, तो भाई वो शारीरिक रूप से कमजोर होंगे। कुपोषण का मतलब क्या होता है? शारीरिक रूप से कमजोर होना। अब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, यानी कि उसकी इम्यूनिटी कम होगी, तो उसको बार बार कोई ना कोई बीमारी आती रहेगी। फिर क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी। स्वास्थ्य सेवाओं की भी कमी बनी रहेगी, और ना तो उसके पास पर्याप्त रोजगार है, ना रोजगार के अवसर है पर्याप्त कि वो अपनी इनकम बढ़ा सके और अपनी जरूरतों को बहुत अच्छे से पूरा कर सके। ठीक। फिर क्या है? सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी। यहाँ तक कि पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता, रहने के लिए साफ वातावरण भी नहीं मिल पाता है। जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी गरीबी को देखा जाता है। कौन कौन से? एक हो गया आपका आय, उपभोग, ठीक है, फिर शिक्षा की कमी, ठीक है, फिर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, ठीक है, पेयजल, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पेयजल, साफ वातावरण या साफ माहौल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि जहां पर इन सब चीजों की कमी देखी जाए वहां आप कह सकते हैं कि वहां पर गरीब है। ऐसे आप गरीबी को माप सकते हैं। अब सामाजिक अपवर्जन क्या होता है, तो इसको दो चीजों में देखा जाता है। बात कर रहे हैं गरीबी की, तो सीधी सी बात है कि गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है, गरीबी और अमीरी के बीच का जो अंतर है कि गरीबों को कौन सी सुविधाएं हैं और अमीरों को, गरीबों को कौन सी सुविधाएं नहीं हैं और अमीरों को कौन सी सुविधाएं हैं, इस आधार पर सामाजिक अपवर्जन को देखा जाता है। सीधी सी बात है कि समाज में अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है उसको ही सामाजिक अपवर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो देखें इस अवधारणा या इस कंसेप्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सामाजिक अपवर्जन की अवधारणा या इसके कंसेप्ट के अनुसार गरीबी को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि गरीबों को बेहतर माहौल, ध्यान से सुनिएगा, गरीबों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे गरीबों के साथ रहना पड़ता है। गरीबों का अपना इलाका होता है, अमीरों का अपना इलाका होता है। ठीक है, गरीबों का आप देख ही लेंगे कि झुग्गी झोपड़ियां या छोटे छोटे घास फूस के घर बने हुए दिखाई देंगे, और अमीरों के आपको
एक अलग ही रिहायशी कॉलोनीज दिखाई देंगी जहां पर उनके बड़े बड़े बंगले बने होंगे। तो क्या कभी उन बड़े बड़े बंगलों वाले क्षेत्र में आपने गरीबों को रहते देखा है? नहीं। क्या आपने झुग्गी झोपड़ी गंदी बस्तियों वाले क्षेत्र में अमीरों को रहते हुए देखा है? नहीं। यानी कि इनका वातावरण ही अलग है, इनका समाज ही अलग है, सामाजिक रूप से ही इनको अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो यहीं से अंतर उत्पन्न हो गया। फिर क्या है? मोटे तौर पर यह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या कोई समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं, उन अवसरों से वंचित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक अच्छे से करते हैं। क्या कहा गया है? मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं। वो सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती हैं जिनका उपभोग दूसरे व्यक्ति उनसे अधिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये बात है आपकी सामाजिक अपवर्जन की, और इसका एक विशिष्ट उदाहरण हम भारत की जाति व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। जाति व्यवस्था की कार्यशैली के रूप में देख सकते हैं, जिसमें कुछ जातियां उच्च होती हैं, कुछ जातियां निम्न होती हैं। यानी कि उच्च जाति और निम्न जाति के आधार पर भी ये भेदभाव क्रिएट किया गया है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा गया है। यानी कि जो अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज दूसरे वर्ग के व्यक्ति या दूसरे कास्ट या दूसरे जाति के व्यक्तियों को मिलती हैं, वो गरीब व्यक्तियों को नहीं मिल पाती हैं, जाति आधार पर भी। क्लियर है बात? जल्दी बताइए, यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या? चला जाए आगे। चलिए, अब दूसरी बात आती है असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी की। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो गरीबी के प्रति असुरक्षा जो है, इनसिक्योरिटी जो है, एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य, बैकवर्ड कास्ट के जो पीपल हैं वो, या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, कोई विधवा है, कोई महिला है, या कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उसका कोई एक अंग काम नहीं करता, तो वो दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे, दूसरों पर आश्रित या डिपेंड रहेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा इनमें? एक असुरक्षा की भावना रहेगी कि अभी तो ठीक है, उनके पास हो सकता है पैसा हो, लेकिन अब वो काम ही नहीं कर पा रहे, दूसरों पर डिपेंड है, तो हो सकता है कि भविष्य में उनके पास गरीबी आ जाए, है कि नहीं? ठीक है, तो इनके भावी वर्षों में यानी कि भविष्य में, फ्यूचर में गरीब होने या गरीब बने रहने की अधिक संभावना रहती है। क्लियर है बात? ठीक है, फिर असुरक्षा का निर्धारण कैसे होता है, इनसिक्योरिटी का निर्धारण कैसे होता है? तो असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। जरूरी नहीं कि हर एक वर्ग के पास पर्याप्त प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, धन पैसा हो, हर एक कास्ट, हर एक लोग के पास शिक्षा पहुंचे ही, या वो शिक्षा तक पहुंचे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, रोजगार के अवसर मिले, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, पैसे कमाने के साधन उन्हें मिले, वो अवसर मिले। जरूरी नहीं कि ये चीजें हर व्यक्ति के पास हों, और जिनके पास नहीं है वो इनसिक्योर हैं, असुरक्षित हैं, यानी कि भविष्य में उनके गरीब होने का खतरा बना रहेगा, या वो अभी गरीब हैं तो आने वाले भविष्य में वो गरीबी से उबर नहीं पाएंगे क्योंकि वो इन सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। क्लियर? तो हमने दो बातें जानी, असुरक्षा और सामाजिक अपवर्जन। अब जो है ये जो असुरक्षा है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, आप जहाँ रहते हैं वहाँ भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, या फिर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, बम विस्फोट हो गया, क्या होगा? आपके उस क्षेत्र की स्थिति तहस नहस हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ बिखर जाएगा। आपके पास अभी सब कुछ है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो क्या होगा? आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो आपके गरीब होने की संभावना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक, तो इन जोखिमों से निपटने की उन सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर गरीबी का मापन किया जाता है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की कहानी। अब देखें, अब हम बात करते हैं गरीबी रेखा के बारे में। तो गरीबी पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया गरीबी रेखा की अवधारणा होती है कि आखिर ये गरीबी रेखा क्या होती है। जब गरीबी की बात होती है तो भाई एक कुछ होना तो चाहिए कि इसके ऊपर अगर व्यक्ति है तो अमीर है, इसके नीचे अगर व्यक्ति है तो गरीब है, कुछ तो होगा उसका मापदंड। तो सबसे पहले गरीबी के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है और गरीबी के आकलन की एक सर्वमान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है। कैसे मापेंगे कि कोई व्यक्ति जो है कितना कमा पा रहा है, आय यानी कि इनकम, किस व्यक्ति की कितनी इनकम है। अगर उस व्यक्ति की इनकम बहुत कम है तो क्या होगा, वो गरीब है। और वो व्यक्ति कितना भोजन ग्रहण कर पा रहा है, उसको खाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बहुत बेहतरीन कही है कि काल एवं स्थान के आधार पर गरीबी रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। अब काल मतलब समय और स्थान यानी कि प्लेस के आधार पर गरीबी अलग अलग हो सकती है। कैसे, अब किसी समय किसी देश में कोई माहौल चल रहा हो, मान लो कि युद्ध का माहौल चल रहा हो, चीजें उपलब्ध ना हो, लोग मर रहे हो, सामान खत्म हो रहा हो, पैसा बर्बाद हो रहा हो, तो क्या उस देश में उस समय गरीबी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जैसी परिस्थिति वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी, विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, पूरे देश में हुई थी, पूरे विश्व में हुई थी। फिर स्थान विशेष के आधार पर कि किस जगह किस तरीके के रिसोर्सेस, किस जगह किस तरीके के संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह समय और स्थान के आधार पर गरीबी रेखा अलग अलग तरीके की हो सकती है। ठीक, तो भारत में जब गरीबी रेखा का मापदंड किया जाता है तो वो कैलोरी के आधार पर किया जाता है, यानी कि उपभोग स्तर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा का मापदंड क्या है? कैलोरी है। कैलोरी का अर्थ है भोजन से मिलने वाला सामान्य पोषक तत्व। कैलोरी का मतलब क्या होता है? कैलोरी ऊर्जा का एक मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है, एनर्जी मापी जाती है। अब ये एनर्जी कैसे मिलती है हमें? हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाना से मिलती है, भोजन से मिलती है, और भोजन में जो न्यूट्रिशंस हैं, पोषक तत्व हैं, उनसे मिलती है। अगर हमारा भोजन पर्याप्त नहीं है तो हमारे शरीर को कम कैलोरी मिलेगी। ठीक, फिर योजना आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, क्या कहा गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित करी गई है 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की। गांव में हर व्यक्ति को हर दिन 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए, 2400 कैलोरी के बराबर भोजन मिलना चाहिए। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, कि शहरों में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से मिलना ही चाहिए। अगर इतना मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है, इससे कम मिल रहा है तो वो व्यक्ति गरीब है। ऑलराइट, तो इस तरीके से भारत में कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा को मापा जाता है। क्लियर है? चला जाए आगे, चलिए चलते हैं। चलिए, अब बात करी गई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन मिलना ही चाहिए। ठीक है, इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए। तो गांव में ज़्यादा और शहरों में कम क्यों? तो गांव के जो लोग रहते हैं और गांव में जो काम होता है बहुत मेहनत वाला काम होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक श्रम करते हैं, यानी कि अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता जो है शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अब ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन आपको चाहिए पड़ेगा। ठीक, तो फिर क्या बताया गया अगली बार कि अनाज आदि के रूप में कैलोरी आवश्यकता को खरीदने के लिए, अब कैलोरी को आपको खरीदना है किसके रूप में? अनाज के रूप में, भोजन के रूप में। तो भोजन को खरीदना है तो क्या चाहिए? पैसे तो चाहिए। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय तथा कीमतों में वृद्धि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के द्वारा 2000 में किसी व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण, सन 2000 की बात हो रही है, बहुत पुराने समय की बात हो रही है, आज से 24 साल पहले की बात हो रही है। तो किसी व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपए प्रति माह, कितना?
ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपए प्रति माह किया गया था। कितना? ग्रामीण क्षेत्रों में 328। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे कम क्यों? तो गांव में भाई साहब चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, शहरों में वही चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो शहरों में पैसे ज़्यादा लगेंगे और ज़्यादा पैसे में कम कैलोरी का भोजन मिलेगा, कम भोजन मिलेगा। और गांव में क्या होगा? कम में ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये पैसे का भी हमने जान लिया, आय और उपभोग दोनों चीज़ें जान ली। अब क्या है? कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए अधिक राशि निश्चित करी गई। 2100 कैलोरी है और 454 रुपए है। ठीक है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कैसी रहती हैं? ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, फिर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, इसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति एक महीने में कितना खर्च कर पाता है अपने खाने पर। तो एक व्यक्ति के द्वारा खर्च किए जाने वाली उस राशि से है जिससे उसके आवश्यक उपभोग की वस्तुएं अर्थात खाद्यान्न वस्तुएं एवं आवास प्राप्त होता है कि एक महीने में एक व्यक्ति रहने और खाने पर इतना खर्च करेगा। बस। फिर गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतया हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि गरीबी रेखा का मापन कौन करता है, तो आप बता देंगे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO के द्वारा किया जाता है। क्या है NSSO का फुल फॉर्म? NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो बात हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी का मापन कौन करता है, कौन सा संगठन? तो NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब गरीबी के अनुमान की बात करते हैं कि गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है, देख लेते हैं इसको भी। तो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हाल के वर्षों में कुछ कम हुई है कि पिछले सालों में जो हमारे भारत देश की सरकार ने और लोगों ने प्रयास करे हैं उसका नतीजा क्या निकल के आया? क्या गरीबी कम हुई है? बिल्कुल हुई है। तो इसे हम टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। ये जो तालिका दी है यहाँ पर देखें आप, वर्ष दिए हैं 1993 से 94, 2004 से 5, फिर 9 से 10, 11, 12, ऐसे अलग अलग साल के आंकड़े दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर निर्धनता अनुपात परसेंटेज में दिया है, प्रतिशत में दिया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये शहरी क्षेत्रों में है, इनका ये औसत योग है। उसके बाद बात करी गई है निर्धनों की संख्या की, संख्या में बात है यहाँ पर, ये ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, और इनका ये टोटल योग है। ठीक है, 2018 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, ठीक है, उसके माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था उसके आधार पर ये आंकड़े आपको दिखाए गए हैं। तो देखें क्या सच में साल दर साल गरीबी में कमी देखी गई है? देखते हैं इस डेटा के जरिए। 1993-94 में ग्रामीण क्षेत्र में 50%, देन 42%, देन 34%, देन 26% कम हुई है, बिल्कुल हुई है। शहरी क्षेत्रों में 32, 26, 21, 14 कम हुई है। औसतन योग 45, 37, 30, 22। ठीक, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर देखें संख्या में 329, 326, 278, 217, 75 से 81 थोड़ी सी बढ़ी लेकिन फिर घट गई। फिर यहाँ पर 404 से 407 थोड़ी सी बढ़ी, फिर 355 और 270 फिर घट गई। यानी कि साल दर साल गरीबी के आंकड़े हमें कम होते हुए दिखाई दिए हैं। अब है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं तो भारत में सभी समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है कि भारत में हर जगह, हर एक सामाजिक समूह में या इकोनॉमिक क्लास में हर जगह एक सी गरीबी हो। ठीक है,
तो जो सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा गरीबी की इनसिक्योरिटी है, वे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि एससी और एसटी में ज्यादा गरीबी देखी जाती है इन सामाजिक समूहों में। इसी प्रकार आर्थिक समूह की बात करें, दो बात हमने करी थी, कौन कौन सी, सामाजिक समूह और आर्थिक समूह की। तो सामाजिक समूह की बात कर ली। अब आर्थिक समूहों में सबसे अधिक असुरक्षित समूह कौन है? तो देखें, ग्रामीण खेतीहर मजदूर परिवार, जो गांवों में खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं एक तो वो, और नगरीय अनियत मजदूर यानी कि शहरों में काम करने वाले जो अनियत मजदूर हैं, जिनको रेगुलर काम नहीं मिलता है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर परिवार हैं। असंगठित क्षेत्र में यानी कि जिनका रोजगार निश्चित नहीं है, आज उनको काम मिलेगा लेकिन ये बात तय नहीं है कि कल उनको काम मिलेगा, या जो काम आज वो कर रहे हैं या इस महीने कर रहे हैं वो हमेशा ही करते रहें, ना ही उन्हें जो है उस काम के दौरान उस स्थान पर जहां वो काम करते हैं वहां पर कोई सिक्योरिटी रहती, सुरक्षा रहती, कोई सुविधाएं रहती, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो ये आर्थिक रूप से असुरक्षित समूह है। क्लियर? हमने दो बातें यहां पर सीखी कि सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में भी गरीबी अलग अलग तरीके से देखी जाती है, एक सी नहीं है। क्लियर? अब क्या है कहानी? हाँ जी, देखो भाई, इस पाई चार्ट के माध्यम से आपको बार चार्ट के माध्यम से आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर दो तरीके से हम आपको चीज़ों को समझाएंगे, दो तरीके का डेटा आपको दिया है। तो आप देखें, यहाँ पर जब हम देखते हैं वर्टिकली देखते हैं तो इस वर्ग में प्रति 100 पुरुष में से निर्धनता की संख्या है, यानी कि 100 पुरुषों में से, प्रति 100 पुरुषों में से गरीब पुरुष कितने हैं। और यहाँ पर सामाजिक समूह और आर्थिक वर्ग दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ पर ये नंबर है 0 से लेके 50 तक। ठीक, फिर यहाँ पर सामाजिक समूह और आर्थिक वर्ग आपको बताए गए हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, भारतीय निर्धनता अनुपात औसत बताया गया है। फिर अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में, अनियत गैर कृषि श्रमिक जो कृषि कार्य में नहीं लगे हैं और जो शहरों में काम करते हैं उनका। ठीक है, तो ये हो गए सामाजिक और आर्थिक समूहों के नाम, ये हो गई आपकी संख्या प्रति 100 पुरुषों में से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें 100 में से अनुसूचित जनजाति में 100 में से 43 पुरुष वर्ग जो है गरीब की श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की जब हम बात करते हैं तो 100 में से 29 व्यक्ति जो है पुरुष जो है गरीबी में आते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा आपको कौन दिखाई दे रहा है? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति है गरीबी के दायरे में, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति में है। फिर भारतीय निर्धनता अनुपात औसत, ये देखें 100 में से 22 पुरुष जो हैं औसतन गरीब हैं। फिर अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलेंगे? 100 में से 34 आपको मिलेंगे। फिर अनियत गैर कृषि श्रमिक आपको कितने मिलेंगे? शहरी क्षेत्रों में 34 ही मिलेंगे। इनकी संख्या एकदम बराबर है। ऑलराइट, बात आई समझ में? ग्राफ आया समझ में? चलिए, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी एक बार इसी बात पे लाइक शेयर कर देना है। ऑलराइट, चलिए, तो जो हमने आरेख देखा, आरेख मतलब ग्राफ देखा, इन सभी समूहों में निर्धनता के प्रतिशत को दर्शाता है कि 100 में से कितने प्रतिशत पुरुष या जनता गरीब है। ऑलराइट, तो निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। औसत की बात है, सभी समूहों के लिए औसत कितना है? ये 22 है, ये बात तो हमें पता है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 में से 43 है, बिल्कुल है, 100 में से 43। ठीक, अनुसूचित जनजाति 100 में से 43। क्लियर? फिर उसके बाद नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं और 34% ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं। ठीक है, बिल्कुल है, ये देखो 34% ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। क्लियर? फिर आखिरी डेटा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन है। शेड्यूल कास्ट की बात है, 29% अनुसूचित जाति। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डेटा।
तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा को बढ़ाता है। यानी कि जो एससी या एसटी कैटेगरी के हैं प्लस, अब सुनना, दोहरी समस्या कैसे, एक तो कैटेगरी उनकी एससी और एसटी है जिसके कारण वो परेशान हैं, और भूमिहीन अनियत दिहाड़ी मजदूर हैं। कैसे मजदूर हैं? दिहाड़ी मजदूर हैं, यानी कि दोनों तरफ से इनके पास गरीबी है। ये सबसे ज्यादा असुरक्षित समूह है। क्लियर? चलिए, अब क्या है, हाल ही के कुछ अध्ययनों ने हमें ये बताया है कि 1990 के दशक के दौरान, जब हम 1990 के दशक के दौरान की बात करते हैं, तो 1990 के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य समूहों, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियत मजदूर में निर्धनता में कमी आई है। यानी कि अभी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, एसटी जो है, अनुसूचित जनजाति है, बाकी वर्गों के कंपैरिजन में ज्यादा गरीब देखे गए हैं। ठीक, फिर इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय में असमानता है। यानी कि अलग अलग परिवार भी आप देखेंगे तो आय उनकी एक सी नहीं दिखेगी आपको। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में, जैसे हम महिलाओं की बात करें कि एक ही परिवार में रहकर अलग अलग व्यक्ति कैसे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इनको भी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं आर्थिक रूप से। ठीक है, अब छोटी बच्चियां हैं या बड़ी बच्चियां भी हैं, वो क्या है, दूसरों पर निर्भर है। महिलाएं हैं, दूसरों पर निर्भर है। विकलांग व्यक्ति है, कोई हैंडीकैप्ड है, अपना काम स्वयं नहीं कर पाता, वो पैसे कैसे कमाएगा, दूसरों पर डिपेंड है। तो ये सबसे ज्यादा इनसिक्योर ग्रुप हैं या असुरक्षित समूह हैं। क्लियर है यहां तक की कहानी? क्या कहते हो, बता दो जल्दी से। यहां तक सब कुछ क्लियर? ऑल राइट, चले आगे। चलिए, अब देखें अंतरराज्यीय असमानताएं, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अंतरराज्य यानी कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके की गरीबी है। क्या भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज, सभी में एक समान गरीबी है या अमीरी है? नहीं ना, अलग अलग राज्यों में गरीबी का प्रतिशत अलग अलग है। वही बात मैं आपको समझाने वाली हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है अंतरराज्यीय असमानताएं, यानी कि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। प्रत्येक राज्यों में, इसका मतलब क्या है कि हर एक राज्यों में निर्धन लोग यानी कि गरीबों का अनुपात या रेशियो या परसेंटेज एक सा नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, धीरे धीरे कमी हो रही है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों ने एक साथ बहुत अच्छे से प्रयास करे हों और सभी ने एक साथ गरीबी को दूर कर लिया हो। ये चीज धीरे धीरे कम हो रही है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से कम हो रही है। कैसे? तो देखें, 2011-12 की बात करें तो 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात कितना है? 22% है, 22% है। और कुछ राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। यानी कि जितना हमारे भारत देश का अनुपात नहीं है, जितना परसेंटेज नहीं है गरीबी का भारत में, उससे ज्यादा परसेंटेज गरीबी का इन राज्यों में है, जैसे कि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी है। सिर्फ यहाँ पर ग्रामीण निर्धनता नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही गरीबी विद्यमान हो, शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी मौजूद है। यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी है, सभी जगह एक सा नहीं है। फिर अब
दूसरे राज्यों की बात करें जहां पर गरीबी बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि उन्होंने अपनी स्थिति में सुधार किया है। किसके कंपैरिजन में? जो ज्यादा गरीब राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनके कंपैरिजन में देखें तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, यानी कि इन राज्यों में गरीबी धीरे धीरे कम हुई है। अब कैसे हुई है? क्या प्रयास करें इन राज्यों ने कि इनके यहाँ की गरीबी कम हुई? तो देखें, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा ने क्या किया? कृषि क्षेत्र में काम किया, क्योंकि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती है? कृषि पर। हमारा ग्रामीण भारत जो है किस पर डिपेंड करता है? कृषि पर। हमारे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती है? खेती पर। तो पंजाब और हरियाणा ने किस पर काम किया? खेती पर काम किया कि खेती में हम ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे जिससे अधिक उपज प्राप्त होगी और गरीबी दूर होगी। तो पंजाब और हरियाणा ने उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में सफलता हासिल करी है। केरल ने कैसे काम किया? मानव संसाधन विकास पर आधारित अधिक ध्यान दिया है। मानव संसाधन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, HRD पर ध्यान दिया है। कैसे ध्यान दिया है? क्या चीजें आती हैं इसके अंतर्गत? एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया है। लोगों को शिक्षित करो, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराओ, लोग शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, काम करेंगे, रोजगार मिलेगा, गरीबी कम होगी। फिर वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने क्या किया? अनाज को सभी में बांटो। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को उचित मूल्य पर कम कीमत पर अनाज बांटा जाता है। इस प्रणाली को ठीक किया तो यहाँ की गरीबी भी औसतन कम हुई है। ऑलराइट, क्लियर है? तो आपको समझ में आया कि भारत के अलग अलग राज्यों में गरीबी का प्रतिशत अलग अलग कैसे है, कौन से राज्य ज्यादा गरीब हैं और किन्होंने अपनी स्थिति को, किन राज्यों ने अपनी स्थिति को धीरे धीरे करके अलग अलग प्रयासों के माध्यम से सुधारा है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करेंगे वैश्विक निर्धनता परिदृश्य की कि विश्व में गरीबी किस तरीके से है, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ठीक, देखें तो यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, विश्व के अन्य देशों में यानी कई सारे देशों में धीरे धीरे गरीबी कम हो रही है, लेकिन इसमें वृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की गरीबी है। यहाँ भी जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिशत देखने को मिलता है, वैसे ही दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग गरीबी का प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। तो देखें, तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। क्या कहा गया है? तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण ज्यादा निवेश किया चीन ने और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने। किस में? मानव संसाधन विकास में, शिक्षा और स्वास्थ्य में गरीबी कम हुई। फिर दक्षिण एशियाई देशों की हम बात करें जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है। 2005 में जहां ये 34% थी तो 2013 में 16.2% हो गई है। गरीबी कम हुई है, बिल्कुल हुई है। फिर निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी गिरावट आई, प्रतिशत में कमी आएगी यानी कि संख्या में कमी तो आई ही है। तो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है।
अब जैसे हम रूस की बात करें, अभी तो हमने बात करी दक्षिण एशियाई देशों की और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की, जहां पर गरीबी धीरे धीरे कम हुई है। अब हम बात करें रूस जैसे समाजवादी देशों की, तो इन देशों में अभी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। पहले यहाँ गरीबी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इस यूरोपीय देश में गरीबी आ गई है, जहां पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं, लेकिन अब वहां गरीबी आ गई है। अब अगली बात कही है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2023-30 तक, ठीक है, सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, यूएनओ ने कहा है कि हमें अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करना है, और इसके तहत कब तक, 2030 तक, यानी कि अगले 6 साल तक हमें गरीबी को पूरी दुनिया से खत्म करना है, ये लक्ष्य है। क्लियर है? तो समझ में आई यहां की बात। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। क्लियर है यहां तक का सबको सब कुछ? तो बढ़ा जाए फिर आगे। क्लियर? चलिए अब देखें भाई, अलग अलग देश में ये अलग अलग आंकड़े आपको बताए गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी देश में, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं कि देखो, विश्व बैंक के आंकड़े हैं कि अगर किसी देश में $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को मिल रहा है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन इससे कम मिल रहा है। किससे कम? $1.9 से अगर कम मिल रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो क्या होगा, वो व्यक्ति गरीब होगा। अब नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया में तो 39.1 है, ज्यादा है। बांग्लादेश में 14.3 है, ज्यादा है। भारत में 22.5 है, ज्यादा है। पाकिस्तान में 4.4 है, ठीक है, $1.9 से ज्यादा है। ठीक, चीन में $0.5 था ये। ब्राजील में 4.6, इंडोनेशिया में 2.7, श्रीलंका में 0.9। ये अलग अलग वर्ष के अलग अलग देशों के आंकड़े हैं। आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा कि विश्व में किन देशों में गरीबी है ज्यादा, किन में कम है। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, यानी कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, जिसमें हमने जाना कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरीके से कितनी गरीबी विद्यमान है। ऑलराइट, चला जाए आगे। चलिए चलते हैं। अब देखो भाई, एक और आपको चार्ट देखने को मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे दक्षिण एशियाई देशों की। दक्षिण एशियाई देश की जब हम बात करेंगे तो दक्षिण एशियाई देशों को इस नीले रंग की रेखा से दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको प्रतिशत दिया है और यहाँ पर आपको वर्ष दिए हैं 2005, 10, 13, 15 और 19। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो धीरे धीरे यहाँ पर हम देखें तो धीरे धीरे जो है गरीबी कम ही हुई है। 2005 में देखो इतनी थी, लेकिन उसके बाद हम देखें तो 2010 में हमें कम होती हुई दिखाई दी, 2013 में और कम, 2015 में और कम, 2019 में और कम। इसी तरीके से लैटिन अमेरिका की जब हम बात करें तो देखें धीरे धीरे यहाँ भी हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऑलराइट, फिर हम सब सहारा अफ्रीका की बात करें, सब सहारा अफ्रीका ग्रीन लाइन को देखना, ग्रीन लाइन को देखना हर एक वर्ष के दौरान देखना। ठीक है, यहाँ भी गरीबी कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अगर हम बात करें लाल रंग से, तो 2005 के बाद 10, 13, 15 और 19 में गरीबी कम होती हुई दिखाई दी है। फिर हम बात करें चीन की, ठीक है, चीन की, तो 2005, 10, 13, 15 और 19, यानी कि हर एक देश में हमें गरीबी कम होती हुई ही दिखाई दे रही है। और ये आंकड़े हैं सन 2019 के विश्व बैंक के द्वारा बताए गए। ऑलराइट, तो बताओ भाई जल्दी से, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी, किसी भी तरीके का सवाल हो, कोई समस्या हो, फौरन बताना है कमेंट करके। हर एक सवाल का जवाब आपको कमेंट में पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, चले आगे, कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं, सब क्लियर, ऑल सेट। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके लिख दो कि ऑल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है मैम। ठीक, चलिए अब है निर्धनता के कारण, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी।
गरीबी के मुख्य कारण क्या क्या हैं, आखिर क्यों गरीबी होती है। ठीक है, तो गरीबी के कारण है, पहला तो है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। 100 समस्याओं की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या में वृद्धि। अगर किसी देश की जनसंख्या डे बाई डे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो क्या होगा, तो क्या होगा। जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के उतने साधन नहीं है, रिसोर्सेस उतना नहीं है, खाना उतना नहीं है, रहने को उतनी जगह नहीं है, गरीबी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। कृषि का पिछड़ापन, पूंजी का अभाव, पूंजी की कमी है, कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। प्राकृतिक संसाधन तो हैं लेकिन उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। औद्योगिकीकरण का अभाव, ठीक है, उद्योग धंधे हैं नहीं, सभी लोग एक ही क्षेत्र में लगे हैं। कृषि क्षेत्र में गरीबी होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। आय तथा धन की विषमता, यानी कि पैसा जो है सभी में बराबरी से नहीं बटा हुआ है। बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, चारों तरफ गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है, इसीलिए गरीबी है। ठीक, विदेशी शासन, ब्रिटिशर्स आए थे, लूट के चले गए, गरीबी हो गई। प्रतिकूल सामाजिक वातावरण, यातायात के साधनों की कमी, ट्रांसपोर्टेशन की कमी, काम जल्दी नहीं हो पाएगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, लोगों को समय पर नहीं मिल पाएगा, समय पर व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, उतनी इनकम नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। क्लियर है, तो ये सब कारण बनते हैं गरीबी के। अब समझते हैं हम इन एक एक कारण को डिटेल में। तो भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला तो है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। क्या है पहला कारण, जनसंख्या में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि। कैसे, तो भारत की गरीबी का मुख्य कारण है देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, और भारत वर्तमान में जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अब देश में पहले तो जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 वार्षिक थी, जो लगभग 1.7 पर आ गई है, कम हो गई है जनसंख्या वृद्धि दर, लेकिन विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। अभी हमें और ज्यादा कम करना होगा इसको। तो इसके चलते क्या हो रहा है, लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है और देश में लगातार गरीबी बढ़ती ही जा रही है। फिर है दूसरा कारण कृषि का पिछड़ापन। अब भारत देश की 1/3 जनसंख्या, लगभग 67% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन उतनी पैदावार नहीं है, क्योंकि अच्छी खाद, बेहतर किस्म के बीज तथा सिंचाई सुविधा की कमी है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और कृषि क्षेत्र के पिछड़े हुए होने के कारण उतनी पैदावार नहीं हो पाती, लोगों को उतनी आय नहीं मिल पाती, उतना भोजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारे देश में गरीबी है। तो दो कारण कौन कौन से हो गए, जनसंख्या वृद्धि और कृषि का पिछड़ापन। ठीक है, चलिए अगला कारण देखते हैं। तीसरा कारण है पूंजी का अभाव, कैपिटल की कमी। अब लोगों के पास बचत ही नहीं है, पूंजी कहां से बनेगी उनकी। ऑलराइट, तो पूंजी की कमी देश में गरीबी को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। अब जो व्यक्ति गरीब है, इनकम है नहीं, मुश्किल से खा पा रहा है, बचत कैसे करेगा, सेविंग्स कैसे करेगा। ठीक है, तो बचत के अभाव में अपेक्षित विनियोग नहीं हो पाता और पूंजी निर्माण की गति धीमी रहती है, इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होगा, निवेश उतना नहीं होगा, तो और पूंजी नहीं बन पाएगी। ठीक है, और पूंजी नहीं बन पाएगी यानी कि विकास की गति धीमी है, जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं का विकास और विस्तार नहीं हो पाता है। फिर है अगला कारण प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है कि भारत में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन उनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो भारत में प्राकृतिक साधनों एवं मानवीय साधनों की प्रचुरता है। प्राकृतिक साधन भी हैं, मानवीय साधन भी हैं, और ऐसा अनुमान है कि लगभग 50% प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का आर्थिक विकास के लिए प्रयोग ही नहीं हो सका है। 100% में से 50% संसाधन बेकार पड़े हैं, कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में भारत के लोगों का गरीब होना क्या है, स्वाभाविक सी बात है। ऑलराइट, ये बात हो गई। अब क्या है, औद्योगिकीकरण का अभाव, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अभाव है, उद्योगों की कमी है हमारे देश में। तुम्हारे देश में उद्योगों का विकास एवं विस्तार जो है तेजी से नहीं हुआ है, जिसके कारण क्या समस्या हुई है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र से जनसंख्या का हस्तांतरण उद्योगों में नहीं हुआ।
जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा किस में लगी हुई है? कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। अब दूसरा, उन्हें क्षेत्र काम करने के लिए है ही नहीं, उद्योग उतने ज़्यादा है ही नहीं कि लोग कृषि क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, वो कहाँ जा पाएँ? दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए जा पाए। जब दूसरा क्षेत्र खुलेगा, डेवलप होगा, संख्या में ज़्यादा होगा, तब वहाँ पे लोग काम करने जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। आय के बेहतर स्रोत के अभाव में तथा बेकारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण लोगों में गरीबी है। यानी कि आय के साधन है नहीं, रोजगार के साधन है नहीं, बेकार यानी कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो गरीबी तो होगी ही। फिर क्या है? आय और धन की विषमता। ठीक है, यानी कि समाज के एक वर्ग में, अमीर वर्ग में बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा उनके पास संसाधन है, वहीं दूसरा वर्ग खाने के लिए भी तरस रहा है। तो ये विषमता है, भिन्नता है, भेदभाव है, बिल्कुल है। ठीक है, तो हमारे देश में आय एवं धन के वितरण में काफी विषमता है। देश की आय एवं संपत्ति का अधिकांश भाग कुछ सीमित व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है। सीमित व्यक्ति यानी कि अमीर व्यक्ति, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं, इनकी संख्या इतनी सी है और देश का इतना ज़्यादा पैसा इनके हाथ में है, और जो देश में इतने ज़्यादा गरीब हैं उनके हाथ में इतना सा पैसा है। तो ये विषमता तो है, भेदभाव तो है, बिल्कुल है। तो इसके कारण एक और धनी बनते जा रहे हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर बनता जा रहा है, जबकि गरीब व्यक्ति जो है और ज़्यादा गरीब बनता जा रहा है, जिसके कारण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी में ही अपना जीवन बिता रहा है, गरीबी में ही अपना जीवन यापन कर रहा है। क्यों? आय और धन की विषमता के कारण। अब क्या है? बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। इसको कैसे समझेंगे हम? देख लेते हैं इसको भी। तो जब किसी व्यक्ति को काम करने का मन है, काम करने की इच्छा है, काम करने की योग्यता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति को आप क्या कहेंगे? उस स्थिति को आप बेरोजगारी कहेंगे। ठीक है, ये हो गई। अब बात आती है अदृश्य बेरोजगारी। क्या होती है अदृश्य? इस शब्द का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे, जो छिपा हुआ हो। ठीक है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। तो भारत जो है औद्योगिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ देश है। उद्योग धंधों के अविकसित होने के कारण यहाँ पर यानी कि हमारे भारत देश में व्यापक रूप से बेरोजगारी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है। काम के इच्छुक लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या हमें देखने को मिलती है। अतः बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद है, जो गरीबी की समस्या का एक मुख्य कारण है। ठीक, अब लोगों को काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, इनकम नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा उनके पास, तो गरीबी तो होगी ही, सीधी सी बात है। फिर है विदेशी शासन। जी हाँ, हमारे ऊपर किसका शासन था? 1947 के पहले तक, जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक था अंग्रेजी शासन, ब्रिटिशर्स का शासन। तो हमारे देश पर ब्रिटिश शासकों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया, जिसने हमारे शोषण की नीति का अनुसरण किया, हम पर बहुत शोषण किया। ठीक है, हमारा शोषण किया, हमसे चीज़ें लूटी, हमसे काम कराया, हमें गुलाम बनाया। और ब्रिटिश शासकों की नीति ऐसी थी जो उनकी आर्थिक नीति के अनुरूप थी। कैसी? उनकी आर्थिक नीति कि भाई वो किस तरीके से पैसा भारत से कमा सकते हैं, और भारत के हितों के विरुद्ध थी कि भारत का हित हमें नहीं होने देना है। उनकी इसी नीति के कारण भारत के विकसित कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। जो हमारे यहाँ छोटे छोटे डेवलप्ड कुटीर इंडस्ट्री थी, कुटीर उद्योग थे, उनका पतन हुआ और लाखों लोग गरीबी का शिकार हो गए। क्योंकि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिनको खोलने में बहुत कम पैसा लगता है, कम पूंजी लगती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है और प्रॉफिट होता है। अब अंग्रेज आए भारत, यहाँ से उन्होंने कच्चा माल लिया। हमारे यहाँ देखा कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ से रॉ मटेरियल लिया उन्होंने और अपने देश को भेजा। वहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, मशीनों में, फैक्ट्री में सामान बनवाया और यहाँ के बाज़ार में सप्लाई किया। तो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी, यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग थे, वो बंद हो गए। क्लियर हो रही है बात? तो क्या किया? खुद का आर्थिक फायदा देखा कि यहीं के लोगों की इंडस्ट्रीज नहीं है, यहीं के लोग काम नहीं कर पा रहे, खुद के रॉ मटेरियल का, खुद के कच्चे माल का प्रयोग नहीं कर पा रहे। ऑलराइट, फिर क्या है?
प्रतिकूल सामाजिक वातावरण, ये किस तरीके से है देख लेते हैं इसको भी। तो भारत में शिक्षा का घोर ही अभाव है। अधिकांश भारतीय अशिक्षित एवं रूढ़िवादी होते हैं, जिसके कारण वे अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाना नहीं चाहते। इसके कारण भी देश में गरीबी देखने को मिलती है। क्या कहा गया है? भारत में शिक्षा का घोर अभाव है और अधिकांश भारतीय जो है अशिक्षित हैं और रूढ़िवादी हैं, शिक्षित नहीं हैं और पुरानी परंपराओं को लेकर ही काम करते हैं। वे बदलाव नहीं चाहते, वे चेंजेस नहीं चाहते। जब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, बदलाव नहीं लाओगे, नई चीज़ों को नहीं अपनाओगे, तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, आपका विकास कैसे होगा? ठीक है। फिर अगला कारण है यहाँ पर यातायात के साधनों की कमी। यातायात के साधनों की कमी के चलते किस प्रकार से जो है गरीबी है? तो भारत में यातायात के साधनों की कमी है, इसके चलते आर्थिक विकास की गति मंद है, धीमी है और देश के विकास के लिए इन साधनों का विकास भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गए आपके 10 कारण गरीबी के। अब गरीबी को दूर तो करना है, उसके लिए भी कुछ उपाय करने होंगे। क्या हो सकते हैं? तो गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को दूर करने के कुछ उपाय भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उन्मूलन शब्द का अर्थ होता है भाई साहब कम करना या दूर करना। उन्मूलन का क्या अर्थ होता है? कम करना, दूर करना। ऑलराइट, तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हमें उनका सही तरीके से उपयोग करना होगा। जनसंख्या पर नियंत्रण लाना होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो। देश का औद्योगिकीकरण करना पड़ेगा, उद्योग बढ़ाने पड़ेंगे। पूंजी की व्यवस्था, यातायात के साधनों का विकास और आय तथा धन का समान वितरण गरीबों में एक सा करना होगा। रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर बनाने होंगे। लघु कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा और इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को बढ़ाना होगा। तो इन सब उपायों से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। अब इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं एक एक करके। गरीबी उन्मूलन के उपाय। तो हम लोगों ने देखा है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज भी गरीबी में निवास करता है। ठीक है, और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों, दोनों क्षेत्रों में गरीबी हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र में ही हो, हर क्षेत्र में बराबरी से गरीबी दिखाई देती है। तो अब इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं? पहला तो ये है कि प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग किया जाए, सही तरीके से उपयोग किया जाए। किसका? प्राकृतिक साधनों का। कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है, ये लाइन ध्यान से सुनना, कि भारत एक धनी देश है लेकिन भारतीय गरीब हैं। भारत तो धनी देश है, भारत, लेकिन भारतीय गरीब है। क्यों? क्योंकि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन है लेकिन वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा। 50% प्राकृतिक संसाधन बेकार पड़े हैं, इसलिए भारत गरीब देश है। उपयोग ही नहीं करो, चीज होते हुए भी उपयोग नहीं करोगे तो कैसे डेवलप होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा? ठीक है, तो जिसका अर्थ ये है कि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है किंतु यहाँ के निवासी गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः गरीबी दूर करने के लिए देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों का सही उपयोग होना बहुत जरूरी है। फिर है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या को कंट्रोल करके रखना होगा। कैसे कर सकते हैं? तो देश की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करके ही गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। जनसंख्या कम होगी, रिसोर्सेज पर्याप्त रहेंगे, रोजगार पर्याप्त रहेंगे, इनकम बढ़ेगी लोगों की, पैसा आएगा, गरीबी कम होगी। अब जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? शिक्षा के प्रचार तथा परिवार नियोजन के लाभ की जानकारी देते हुए जनसंख्या नियंत्रण को जन आंदोलन का रूप देना जरूरी है। फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, कैसे? हमारा देश मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ की लगभग 2/3 जनसंख्या जो है, जब लगभग 67% जनसंख्या किसमें लगी है? कृषि पर ही लगी है। और कृषि को आधुनिक बनाकर उत्तम खाद, बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।
हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का उपयोग किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाए, कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाए, जिससे क्या होगा, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, इनकम ज़्यादा होगी, पैसा आएगा, गरीबी दूर होगी। फिर देश का औद्योगिकीकरण किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की लहर लाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे स्थापित करे जाएं। ठीक है, तो गरीबी की समस्या के समाधान के लिए देश का औद्योगिकीकरण भी अनिवार्य है। इससे कृषि पर जनसंख्या का बोझ कम होगा, यानी कि जो 67% जनसंख्या, 2/3 जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र में काम में लगी हुई है, अगर उद्योग धंधे खुल जाएंगे तो वो जनसंख्या काम करने के लिए वहां ट्रांसफर हो जाएगी, उनको काम मिलेगा, तो लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनकी प्रति व्यक्ति आय में, पर कैपिटा इनकम में भी वृद्धि होगी। फिर पूंजी की व्यवस्था करी जाए, चूंकि हमारे देश में पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी आवश्यक है, चाहे उद्योग खोलना हो, चाहे खेती में उत्पादकता को बढ़ानी हो। पैसा हर चीज़ में चाहिए, पैसा लगाओगे जब पैसा और ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो पूंजी तो जरूरी है। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है। जो गरीबी का दुष्चक्र वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, कुछ इस तरीके से एक सर्कल के माध्यम से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई थी कि नहीं समझाई थी, बताइए। ठीक है, तो अगर बचत और पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, लोगों की ज़्यादा बचत हो, ज़्यादा पूंजी बनेगी, तो क्या होगा, लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, क्लियर। फिर क्या होगा, यातायात के साधनों का विकास किया जाए, तो यातायात के साधनों के विकास के द्वारा देश में विकास की गति को तेज किया जा सकता है। यातायात के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है, जो गरीबी को दूर करने में सहयोग देती हैं। फिर क्या है, आय तथा धन का समान वितरण। जो इतने ज़्यादा गरीब व्यक्ति हैं, उनके पास इतना सा धन है, और इतने से अमीरों के पास इतना ज़्यादा धन है। ये क्या है, आय और धन की विषमता है, भेदभाव है, भिन्नता है। अगर इसको बराबर कर दिया जाए, सभी संसाधनों पर सभी का हक हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, तो क्या होगा, सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और गरीबी दूर होगी। तो देश में आय तथा धन का समान वितरण करने की आवश्यकता है। धनी लोगों पर प्रगतिशील कर लगाने की जरूरत है, यानी कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती जाए उन पर टैक्स भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी आय बढ़ने के साथ करों की दर में बढ़ोतरी होना है। निर्धन वर्ग के लोगों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए धनी वर्ग के लोगों से साधन जुटाने की आवश्यकता है, और इन सुविधाओं के विकास के द्वारा आय में बढ़ोतरी होगी और गरीबी दूर होगी। यानी कि अमीरों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, उनको गरीबों के हित में लगाया जाए, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम होगी। ठीक, अब क्या है कहानी में आगे, रोजगार के अधिक अवसर। सबसे बड़ी समस्या तो ये कि लोगों के पास करने को काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। ठीक है, तो सरकार को छोटे तथा घरेलू उद्योगों को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। रोजगार में वृद्धि करने के लिए अधिक सार्वजनिक कार्य को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। तो देश में मौजूद लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी और ये गरीबी को कम करने में मदद भी करेगा। ऑलराइट, फिर क्या किया जाए, निवेश में वृद्धि करी जाए। तो कुछ राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब पिछड़े राज्य हैं जहां पर गरीबी ज़्यादा देखी जाती है। तो इन राज्यों में गरीब लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, अतः गरीबी दूर करने के लिए इन राज्यों में अत्यधिक निवेश यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर चाहे कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों हो, तीनों क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाए। रोज़गार मिलेगा, गरीबी दूर होगी। सिंपल सी बात है। तो अब ये हो गए थे अपने 10 उपाय कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। ये तो हमने अपनी तरफ से बता दिए। अब कुछ सरकारी प्रयास और गैर सरकारी प्रयास भी गरीबी को दूर करने के लिए किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं देख लेते हैं उनको भी।
तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरकारी प्रयासों के बारे में। सरकारी प्रयासों के अंतर्गत कुछ योजनाओं के बारे में हमें जानने को मिलेगा, जैसे कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राज्य रोजगार गारंटी कोष, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो चलिए समझते हैं इनको। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये हो गए सरकारी प्रयास। अब है कुछ गैर सरकारी प्रयास, जैसे कि स्वरोजगार, सामूहिक खेती, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, यानी कि SHG। देखें अब इनको। तो सरकारी प्रयासों में सबसे पहला है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यहां पर लिखा है राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल लेवल का काम है, केंद्र सरकार ने चालू किया है। आप काम करो, काम के बदले अनाज दिया जाएगा। तो यह भारत सरकार के द्वारा कब चालू किया गया? 2004 में। सबसे पहली बात यह होती है कि किसने चालू किया, कब चालू किया। 3 बातें हर एक योजना में आपको याद रखनी है, किसने, कब और क्यों। क्यों में शामिल होता है आपका उद्देश्य। ठीक, ये बातें याद रखनी होती हैं किसी भी योजना को जानने के लिए। तो भारत सरकार के द्वारा कब चालू किया गया? 2004 में। देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था 2004 में। और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीणों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, कि उन्हें कम से कम काम तो मिले। और जो अकुशल शारीरिक काम करने को इच्छुक हैं, उनके पास कोई कुशलता नहीं है कि कोई योग्यता हो, क्वालिफिकेशन हो, कोई डिग्री हो, लेकिन काम करने के इच्छुक हैं, शारीरिक मेहनत वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कार्यान्वयन यानी इसका एग्जीक्यूशन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। इसमें 100% पैसा सरकार, केंद्र सरकार ही लगाती है। और भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है कि आप काम करो, आपको काम के बदले खाना यानी कि अनाज दिया जाएगा। ठीक, फिर है राज्य रोजगार गारंटी कोष। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को, यानी कि जिसने काम के लिए अप्लाई किया है और उसे काम नहीं मिलता है, किसके तहत? मनरेगा योजना का नाम आप सभी ने सुना होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया है कि हमें मनरेगा के अंतर्गत काम करना है और सरकार उसे 15 दिन के अंदर अगर काम नहीं दे पाती है, तो वो व्यक्ति किसका हकदार होगा? बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा, जिसको पैसा राज्य रोजगार गारंटी कोष से दिया जाएगा। अब क्या है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ये क्या होता है भैया? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम को सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना सन 1974 से 1979 में देश से गरीबी निवारण हेतु किया गया था, कि देश से गरीबी को कैसे कम किया जाए। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था देश की गरीब जनता को कम से कम न्यूनतम जरूरतें, जैसे कि पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति करना, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करना। ठीक, फिर अगला प्रयास किया गया समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसमें क्या किया गया? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तो गरीबी निवारण के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 से चालू है, देश के सभी प्रखंडों में लागू किया गया था। और ये एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, यानी कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, असेट दिए जाएंगे, कुछ परिसंपत्ति दी जाएगी, जिनका प्रयोग करके वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? अपना खुद का रोजगार खोल सकते हैं। जैसे कि महिलाओं को सिलाई मशीन बांट दो, वो सिलाई का काम करेंगी, पैसे कमाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो वो व्यक्ति जिनको असेट दिए गए हैं, कुछ साधन दिए गए हैं, उनका उपयोग करके काम करेंगे और अपनी गरीबी दूर करेंगे पैसा कमा के। फिर क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो यह केंद्र सरकार द्वारा एक प्रायोजित कार्यक्रम है। किसने चालू किया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा चालू करी गई थी, जिसे 9वीं पंचवर्षीय योजना में भी ग्रामीण क्षेत्रों में
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में चालू रखा गया है। ठीक है, फिर है अगली जवाहर रोजगार योजना। यह एक मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम है और इसको चालू किया गया था अप्रैल 1989 में। कब? अप्रैल 1989 में। फिर क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 1993-94 में शहरी क्षेत्र के जो बेरोजगार युवक हैं, शिक्षित युवक हैं, शिक्षित हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए खुद का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, मुहैया यानी कि उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना प्रारंभ करी गई थी। फिर 8वीं योजना है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, तो इस योजना को कब? 2000 और 2001 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में ग्रामोदय योजना यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का सुधार करना है, उनका विकास करना है, ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, जैसे स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों में सुधार के उद्देश्य से ये योजना चालू करी गई थी। फिर है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसमें क्या किया गया है? तो इस कार्यक्रम को दिसंबर 1997 से प्रारंभ किया गया है। कब से? दिसंबर 1997 से प्रारंभ किया गया है। यह योजना शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगार, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं तथा कम रोजगाररत लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रारंभ करी गई है। या तो जिनके पास रोजगार है नहीं या बहुत ही कम रोजगार है कि वो अपना जीवन उतने पैसे से नहीं चला सकते, उनके लिए शहरों में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 से प्रारंभ करी गई है। ऑलराइट, फिर कुछ गैर सरकारी प्रयास भी करे गए हैं। सरकारी प्रयास तो जान ली, योजनाएं, तो योजनाओं में क्या क्या जानना है, क्या क्या याद रखना है कि कब चालू हुई, किसने चालू करी, क्यों चालू हुई, यानी कि उद्देश्य क्या है, ये 3 बातें याद रखनी है। अब है गैर सरकारी प्रयास। तो गरीबी के निदान के रूप में कुछ गैर सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला तो है स्वरोजगार, यानी कि लोगों को, खासतौर से युवाओं को एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, बिजनेस एजुकेशन दी जाए कि आगे जाके जब उनके काम करने का दौर आएगा तो वो उस सीखी हुई चीज के द्वारा अपना खुद का रोजगार खोल सकें। ठीक है, तो सरकारी प्रयास के अतिरिक्त गैर सरकारी प्रयास भी गरीबी दूर करने के लिए गांवों एवं शहरों के स्तर पर काफी कारगर सिद्ध हुए हैं और इसके लिए गरीब व्यक्ति सरकारी स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर बैंक की सहायता से खुद रोजगार करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कैसे सहायता की जाती है? पहले तो उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है और फिर बैंक के द्वारा उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। काम सिखा दिया, काम खोलने के लिए, काम करने के पैसे भी उनको दे दिए कि ये रहे पैसे, आप जो है मतलब उधार पे ही पैसे मिलते हैं। लोन का मतलब क्या होता है? उधार पे पैसा मिलना। तो बैंक से पैसा, लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है और फिर वो अपना कुछ काम खोल सकते हैं और उससे जो है अपनी इनकम प्राप्त कर सकते हैं और धीरे धीरे लोन चुका सकते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर अगला प्रयास क्या हो सकता है? सामूहिक खेती। इसमें क्या है? कृषि में छोटे छोटे कठिनाइयों को आसानी से दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास किया जाने लगा है। लेकिन भारतीय कृषि में कुछ विसंगतियां हैं, जैसे कि खेती का बंटवारा कर दिया तो खेत छोटा छोटा बट गया तो खेतों का विखंडन हो गया, खेतों पर मेड़ों का ना होना, ठीक है, मेड़ों का ना होना, सिंचाई के साधन का अभाव होना, सिंचाई ना होना, फसलों की सुरक्षा नहीं है, ये सब है। तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए, इन सब कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया? सामूहिक खेती की शुरुआत हुई। फिर तीसरा उपाय क्या किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें क्या किया गया?
तो इसके अंतर्गत विकास के कार्यक्रम को लोग एक साथ मिलकर करते हैं और उससे प्राप्त मजदूरी व लाभ को बराबर बराबर आपस में बांट लेते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह होता है कि प्रत्येक वांछित व गरीब लोगों को काम करने का एक साथ मौका मिलता है और इस प्रयास से इस समूह में लगे सारे लोगों की गरीबी आय बढ़ने के साथ साथ दूर होती जाती है। यानी कि सभी लोग साथ मिलके काम करेंगे। फिर एक बहुत अच्छा उपाय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, ठीक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है? तो ग्रामीण महिला और ग्रामीण पुरुष हर व्यक्ति को काम मिलता है और गांव के स्तर पर ही काम मिलता है, ठीक है। और बिना प्रशिक्षण के ये काम करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखें, पहला पॉइंट है कि इसके अंतर्गत पुरुष एवं महिला दोनों, पुरुष एवं महिला जो एक साथ काम करने के इच्छुक होते हैं, उन्हें बैंक के द्वारा, ठीक है, समूह में कर्ज दिया जाता है। जैसे कि 15-20 लोग मिले, देखो ये लिखा है कि एक समूह में 15 से 20 लोग होते हैं। इनने एक अपना ग्रुप बनाया, बैंक ने इनको पैसा उधार दिया, उस पैसे से इन्होंने अपना एक काम खोला, ठीक है। इसमें महिला और पुरुष दोनों का अलग अलग समूह बनाया जाता है। जो व्यक्ति जो काम कर सकता है उस समूह में रहकर वो व्यक्ति वो काम करेगा और जितना उसका प्रॉफिट होगा, जो काम वो साथ में मिलके कर रहे हैं 15-20 लोग, जितना उसका प्रॉफिट होगा तो सभी व्यक्तियों को उनके काम के अनुसार बराबर बराबर बांट दिया जाता है, ठीक है। और जिसमें इस समूह में एक सचिव होता है, एक अध्यक्ष होता है और समूह के सभी सदस्यों का बैंक में खाता होता है। और जब भी किसी व्यक्ति को कोई ज़रूरत होती है, कोई नीड होती है, कोई परेशानी होती है, तो जो है समूह के सभी सदस्य आपस में मिलकर के उसकी हेल्प भी करते हैं। तो इस तरीके से जो है स्वयं सहायता समूह काम करते हैं। अब भाई बैंक से पैसा लिया है तो कर्ज वापस तो करना पड़ेगा, तो कर्ज वापस करने की जवाबदेही जो है जिम्मेदारी समूह के सभी सदस्यों की होती है और समूह में जो भी आमदनी होती है बराबर बांट दिया जाता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है, अप्रशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उन व्यक्तियों को भी काम मिल सकता है और वो अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG के माध्यम से। तो ये हो गए आपके गैर सरकारी प्रयास। अब चलते हैं आगे। अब भावी चुनौतियां, द चैलेंजेस अहेड, गरीबी के कारण आने वाले भविष्य में और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, अब इनके बारे में जानते हैं। तो देखें, हमने देखा कुछ आंकड़े ऐसे देखे थे हमने जब वैश्विक निर्धनता को देखा था या भारत में शहरी और ग्रामीण निर्धनता को देखा था, तो हमने ये जाना था कि धीरे धीरे साल दर साल गरीबी में कमी आई है। बिल्कुल आई है और बहुत अच्छी बात है, कमी आनी चाहिए। और इसका सतत विकास का ये लक्ष्य ही है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि सतत विकास के लक्ष्य के अनुसार हम 2030 तक पूरी दुनिया से गरीबी को दूर करें, ठीक है। इतनी बात हमने जानी है। अब देखें चुनौतियां क्या हैं। गरीबी धीरे धीरे कम होने के बाद भी क्या चुनौतियां हैं? तो भारत में जो है निश्चित रूप से गरीबी में गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद, यानी कि जो धीरे धीरे गरीबी में कमी आई है, यानी कि हम प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो इस प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। पूरे तरीके से तो गरीबी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है, ये बात भी हमने जानी। पूरा कंक्लूजन आपको बताया जा रहा है इसमें इस चैप्टर का। तो गांव का क्षेत्र हो या शहर का क्षेत्र हो, और गांव और शहरों में भी गरीबी में भी भिन्नता दिख रही है। और भारत के जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या दुनिया के जितने भी देश हैं, अलग अलग जगह गरीबी अलग अलग रूप से विद्यमान है। भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, असम और आपका उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में बहुत ज़्यादा गरीबी हमें देखने को मिलती है। वहीं केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्होंने अपनी गरीबी धीरे धीरे कम करी है। तो ये क्या है? कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, ठीक है।
तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है, हर जगह एक सी चीजें नहीं है। फिर क्या है, कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। जैसे कि हम बात करें सामाजिक वर्ग की बात करें तो एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है ज़्यादा परेशान है गरीबी को लेकर, रोजगार के उतने अवसर उपलब्ध नहीं है। आर्थिक समूह जैसे कि गांव में खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, शहरों में काम करने वाले मजदूर हैं, इन सबको पर्याप्त रोजगार नहीं मिलता, रोज काम नहीं मिलता, जिससे ये गरीबी का शिकार हैं, ज़्यादा इनसिक्योर हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अपंग व्यक्ति हैं, हैंडीकैप्ड हैं यानी कि जो शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड हैं, तो वो असुरक्षित हैं, इनसिक्योर हैं कि आने वाले समय में उनके गरीब होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। फिर लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर ही लागू होती है, जैसे कि यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा न्यूनतम स्तर के विषय में है। जब हम गरीबी की परिभाषा पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि गरीब उसको कहा जाता है जो अपनी मूलभूत या न्यूनतम आवश्यकताओं को, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है। अब मूलभूत और न्यूनतम आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। तो क्या किसी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाएगा तो वो गरीबी उसकी दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए वो गरीबी से दूर हो जाएगा? नहीं, उसको जो है ये न्यूनतम स्तर है। ये क्या है? ये है न्यूनतम स्तर। लेकिन हमें न्यूनतम स्तर की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है किसकी? हमें बात करनी है एक उचित स्तर की। किसकी बात करनी है? उचित स्तर की, एक सही स्तर की बात करनी है। और सही स्तर कब कहलाया जाएगा? सही स्तर तब कहलाया जाएगा जब व्यक्ति को आप शिक्षित करोगे, व्यक्ति को आप स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराओगे, व्यक्तियों को आप स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाओगे, साफ वातावरण उपलब्ध करवाओगे, ठीक है। इन सब चीजों के साथ साथ रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ जब शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सफाई जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा तब हम कह सकते हैं कि देश से गरीबी दूर हो रही है। यानी कि गरीबी को दूर करने में गरीबी की परिभाषा में सिर्फ न्यूनतम स्तर ही शामिल नहीं होना चाहिए, न्यूनतम स्तर की बजाय एक उचित स्तर शामिल होना चाहिए। ऑलराइट, अब इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है देख लेते हैं इसको भी। तो निर्धनता उन्मूलन यानी कि गरीबी को दूर करना हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है कि हमें तेजी से ये काम करना है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे और ये और भी बड़े काम होंगे। यानी कि हमें सारे लक्ष्यों को धीरे धीरे करके प्राप्त करना है और सिर्फ न्यूनतम स्तर पर ही फोकस नहीं करना है। न्यूनतम स्तर के साथ साथ एक उचित स्तर की बात होनी चाहिए, यानी कि गरीबी की परिभाषा जो है अब बदलनी चाहिए। न्यूनतम स्तर की बजाय उसमें उचित स्तर को शामिल होना चाहिए, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वातावरण, ये सारी चीजें भी शामिल होना चाहिए। तभी आप गरीबी को दूर कर पाएंगे। सारे मापदंड पूरे होने चाहिए। ऑलराइट, तो अब बता दो भाई, रिवीजन तो खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। फटाफट से तेजी से ये काम करना है, उसके बाद करेंगे आगे की बात। कोई डाउट है, कोई समस्या है? पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। अलग अलग वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस हर एक टॉपिक के हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करा दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, और आखिरी चीज़ जो बची थी वो भी करा दिया। तो अब कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताओ भैया, क्या लगता है?
जल्दी कमेंट करके बताना है, हर एक सवाल का जवाब आपके कमेंट में दिया जाएगा। और इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पर होता है फिनिश। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे सेशन को तुरंत ज्वाइन कर पाएं। और अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।